गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत डल और बोरिंग सी होती है, सो इस सीरीज के थ्रू मेरा अटेम्प्ट यही है कि मैं आपको एक तो वन शॉट लेक्चर के अंदर पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ाऊं और एनसीईआरटी का जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबको इतने सुंदर तरीके से, इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने नोट्स को बनाया है कि आप डायरेक्टली उनको अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब भैया ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, वहां से ज्वाइन कर लो। ना सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को डिस्कस भी कर पाओगे। ठीक है, पैरेलली क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे हम उनको आंसर करना है, बोर्ड्स के टिप्स ट्रिक्स सब कुछ इस वन शॉट के अंदर एक सार एकमात्र अपना सोल्यूशन मानो क्लास 12th हिस्ट्री का। ठीक है, इसके पहले के दोनों चैप्टर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन पे भी मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दूंगी, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमारी पहली ही स्लाइड पे लिखा गया है 600 BCE से लेकर के 600 CE, इससे पिछले वाला जो चैप्टर था उसका भी सेम टाइम फ्रेम था, है ना, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। उसके अंदर हम इसी टाइम फ्रेम का पूरी सोसाइटी और उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करके आए हैं। राइट, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था। वन वाज महाजनपदास, कि कैसे धीरे धीरे, है ना, पहला जो चैप्टर था दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि कैसे लोगों ने एक सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश की, फिर ड्यू टू सम इंस्टेंसेस वो एक्सटेंट हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करके राज्य बनने लगे, छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगे, महाजनपद बनने लगे, फिर मौर्यन एम्पायर आया, फिर गुप्ता एम्पायर आया। राइट, तो हमने पूरा स्टेट और इकोनॉमी स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि ट्रेड कैसे होता था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे था, राजा महाराजा के जो बड़े बड़े साम्राज्य होते थे वो कैसे फंक्शन करते थे, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया भैया। अब हम पढ़ेंगे किनशिप। किनशिप का मतलब है फैमिली के बारे में, कास्ट के बारे में, क्लास के बारे में, कि वुमेन्स के कैसे राइट्स थे। राइट, तो बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा चैप्टर है, यहां से डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स को रैप करने वाले हैं। ठीक है, पहली स्लाइड पे वही टाइमलाइन की समरी दी हुई है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताई है। पहला टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक समझो, महाभारत के बारे में सबको पता है ना, पहली स्लाइड पे भी यही है कि महाभारत क्या है, बेसिकली एक एपिक है जो लगभग 500 BC के अराउंड कंपोज किया गया था, लिखा गया था, है ना। सेंट्रल स्टोरी वही है कि कौरव और पांडवों की लड़ाई होती है। अब बेसिकली महाभारत को इसलिए रेफरेंस लिया गया है बिकॉज ये वही स्पैन है जिस स्पैन के अंदर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, 600 BC से लेकर के 600 CE तक का। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिससे हमें अक्रॉस इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। राइट, कि वहां की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, क्लास को लेकर के क्या रूल्स थे, वुमेन्स के पास कैसे अधिकार थे, विच इज द बेस ऑफ आवर चैप्टर। राइट, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है एंड इसमें जितने भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं उसके लिए हम महाभारत को यूज करने वाले हैं। राइट, तो इसको पढ़ के हम उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी या उस स्पैन ऑफ टाइम की सोसाइटी को समझने में, इकोनॉमी को समझने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्रिटिकल एडिशन से हमारा मतलब यह है कि अगर आप महाभारत की स्टोरी की बात करते हो तो उसको लेकर के काफी सारे थीसिस है। राइट, जैसे मेन जो थ्योरी है दैट इज कि जो कौरव और पांडवों के साथ रथ सारथी गए हुए थे, जो उनके रथ चलाते थे, उन्होंने क्योंकि पूरे युद्ध को देखा था, राइट, तो उन्होंने धीरे धीरे जाकर के जैसे वो युद्ध खत्म होता है तो ओरली या वर्बली अक्रॉस टाइम वो स्टोरीज एक जगह से दूसरी जगह तक धीरे धीरे डाइल्यूट होती रही थी। राइट, और अगर हम बात करते हैं तो जब महाभारत की हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरीज है। तो जो हमारे ऑथर्स थे जिसके अंदर वीएस सुधाकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने कहा कि एक फाइनल एडिशन बनाते हैं महाभारत का जिसके अंदर हम अक्रॉस इंडिया जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लगभग 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उनको इकट्ठा करके उनको एनालाइज किया गया था कि अच्छा कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो रिपीटेड हैं, कौन से जो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट है, लोकल वेरिएशंस क्या क्या हैं, उन सबको मिला करके एक सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन बनाया गया था, वही है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। राइट, तो किसने किया था? इट वाज लेड बाय वीएस सुधनाकर। ठीक है, पुणे के अंदर प्रॉपरली बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर हेल्प की थी। इन्होंने अक्रॉस इंडिया जितनी भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थी उन सबको लेकर के आए, इकट्ठा किया, उनके वर्सेस को कंपेयर किया, उनके जो भी रीजनल वेरिएशंस थे या कॉमन एलिमेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करके एक फाइनल बुकलेट बना करके दिया जिसमें लगभग 13,000 पेजेस थे और इसको बनने में लगभग 50 साल 47 ईयर्स का टाइम यहाँ पे लग गया था। राइट, की स्टोरी वही थी, आप नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आपको सेम स्टोरी मिली है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कि कौरवों और पांडवों के बीच में ये था, लेकिन पैरेलली और छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज थी जो इसके अंदर लिखी गई, जो हमें हेल्प करती है उस टाइम फ्रेम की सोसाइटी को, उस टाइम फ्रेम की हिस्ट्री को समझने के लिए। राइट, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि आपको कंट्रीब्यूशन बताना है वीएस रत्नाकर का इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत।
ठीक है, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट था। एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक आता है किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले किनशिप समझते हैं। किन का मतलब होता है बच्चे फैमिली, ठीक है। किन का मतलब क्या होता है फैमिली, और शिप का मतलब है सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी में फैमिली को कैसे देखा जाता है? अब फैमिली दो तरीके से बनती है ना, या तो आपके ब्लड टाइज है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई बहन है, ब्लड टाइज है, राइट, या फिर आप मैरिज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या स्टेटसेस होते हैं, क्या रोल्स होते हैं, मेल का क्या रोल है, फीमेल का क्या रोल है, क्लासेस अगर डिवीजन हो गया है तो कौन सी कास्ट कौन सा क्लास क्या करता है, लोगों के राइट्स क्या है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो ये जो सारे जो फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, उसी को बोला गया है किनशिप, ठीक है। ये भी ट्रेस करता है कि क्या सोसाइटी में मेल लाइन है, पेट्रीलिनियल सोसाइटी है या मेट्रीलिनियल सोसाइटी है ना, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजों को हम किस थ्रू स्टडी करते हैं, किनशिप की टर्म के थ्रू हम ऐसे डिफाइन उसको कर सकते हैं, राइट। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज की अगर हम बात करते हैं तो फैमिलीज यूजुअली पहले से ही कॉन्सेप्ट चलते आ रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना। फैमिली में आपस में क्या होते हैं, रिसोर्सेज शेयर होते हैं, वो साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो बड़े, अब फैमिली तो हो गई किन, ठीक है, फैमिली इज किन। जब उसके अंदर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है किन फॉक, ठीक है। अब हमें इसी बुक में, महाभारता में या और जितने भी टेक्स्ट हमें उस टाइम पे मिले हैं उसमें कुछ संस्कृत टर्म्स हमें देखने को मिली है, जैसे कि कुला, कुला का मतलब है फैमिली, जनाति का मतलब है किनफॉक यानी फैमिली प्लस आपके रिलेटिव्स, वंशा, वंशा का मतलब है लीनेज, है ना, कि पेट्रियार्की है या मेट्रियार्की है, राइट। इसका सेकंड सब टॉपिक आता है द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी। अब यूजुअली आज तक यही चलता आ रहा है कि जो डिसेंडेंट्स हैं, जो जनरेशंस हैं, वो फादर के थ्रू ट्रेस होती है, यानी जो बेटा होता है वो फादर की सारी प्रॉपर्टी को, रिसोर्सेज को इनहेरिट करता है ना, सारी चीजें उसके पास जाती है। तो ज्यादातर जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज हुई हैं स्पैन ऑफ टाइम में भी वहां पे हमें पेट्रिलिनी ही देखने को मिली है, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता था कि अगर बेटे नहीं होते थे तो जो ब्रदर होते थे या फिर जो भी क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव होता था वो राजा बनता था, अगर राजा की मृत्यु हो गई तो। और हमें कुछ ऐसे रेयर केसेस भी मिले हैं जहां पे फीमेल्स भी पावर में रही है, सत्ता में रही है, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ मैरिजेस की अगर हम बात कर लेते हैं, भाई सेम सिमिलर टिपिकल रूल्स है जो आज के टाइम पे पहले से भी वही चलते आ रहे हैं कि डॉटर्स का कोई भी क्लेम नहीं होता था हाउस होल्ड रिसोर्सेज पर, राइट। आउटसाइड द किन, फैमिली के बाहर या अपनी कास्ट के बाहर शादी करना कास्ट के बाहर शादी करना, आउटसाइड द किन मतलब फैमिली के विद इन शादी नहीं होती थी, है ना, क्लोजेस्ट रिलेटिव्स में शादी नहीं होती है क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स होते हैं भाई बहन वाले। तो आउटसाइड द किन, आउटसाइड द फैमिली शादी को प्रेफर किया जाता था। अब मेनली 4 तरीके की मैरिजेस हमको बताई गई है। पहली है एंडोगमी यानी विद इन द ग्रुप हो रही है, राइट। दूसरी है एक्सोगमी यानी आउटसाइड द ग्रुप हो रही है। तीसरी है पॉलीगमी यानी एक जो इंसान है, वन मैन है, उसकी काफी सारी वाइफ्स हैं। दूसरी है पॉलीएंड्री यानी वन वुमेन के काफी सारे हस्बैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, कन्यादान वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर। अब मैरिज के काफी सारे नॉर्म्स, अब हमें जैसे बहुत सारे टेक्स्ट है, महाभारत वाज वन टेक्स्ट, सिमिलरली धर्मशास्त्राज या धर्मसूत्राज के अंदर हम मैरिज की नॉर्म्स हमें लिखी हुई मिली है, जिसके अंदर कुछ 8 तरीके की मैरिजेस हैं। 4 तरीके की मैरिजेस को अच्छा बताया गया है और 4 तरीके को कंडेम किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। 4 अच्छी कौन सी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में आता है तो इसीलिए हमने इसको लिख लिया है, डिफाइन कर लेते हैं। पहली है ब्रह्मा। ब्रह्मा के अंदर क्या होता है, जो फादर होता है वो किसी ऐसे लड़के को इन्वाइट करता है अपनी बेटी से शादी करने के लिए जिसको अच्छी नॉलेज होती है वेदास की, राइट। नेक्स्ट है देवा। देवा बेसिकली वो किसी प्रेस्ट को पॉइंट करता है अपनी बेटी से शादी करने के लिए। तीसरा है अर्षा। अर्षा के अंदर बेसिकली जो फादर होता है, अगेन ये जो चारों टाइप की शादी है ये फादर की मर्जी से होती है, उनकी चॉइस से होती है। तो फादर जो होता है वो अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करता है और ब्राइड ग्रूम को बदले में एक काऊ और एक बुल देता है, ठीक है। अच्छा, ब्राइड ग्रूम देता है, ओके सॉरी, दूल्हा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजापत्या। प्रजापत्या के अंदर बेसिकली अगेन वो खुशी खुशी दोनों को शादी करा देता है। 4 टाइप की मैरिजेस है, ठीक है। 4 जो खराब बताई गई है, जिनको क्रिटिसाइज किया गया है किसमें, धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रास के अंदर। पहली है असुरा। इसके अंदर जो ब्राइड ग्रूम होता है वो शादी करता है बदले में कुछ वेल्थ दे करके, कुछ पैसा दे करके, राइट। नेक्स्ट है गंधर्वा। इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ ये लव मैरिज टाइप है कि वॉलेंट्री यूनियन होता है मेडन का एंड उनके लवर का, ठीक है। नेक्स्ट है राक्षसा। इसके अंदर वो जो ग्रूम होता है वो ब्राइड को फोर्सफुली अबडक्ट कर लेता है, किडनैप कर लेता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिशाचा। इसमें बेसिकली अ मैन ट्राइज टू सेड्यूस अ गर्ल, ठीक है, किसी गलत तरीके से, उसके खाने में कुछ मिला दिया, इंटॉक्सिकेटेड तरीके से उसके साथ, मतलब एक तरीके से धोखा देके उससे शादी की जाती है, राइट। तो ये 4 टाइप की अच्छी मैरिजेस और 4 टाइप की बुरी मैरिजेस है,
तो ये हो गया। तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है ना, कौन कौन सी टर्म्स है, कुला पढ़ लिया हमने, वंशा पढ़ लिया, ये कुछ टर्म्स 1 नंबर में आ सकती है सीयूटी के एग्जाम में। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाँ पेट्रियार्की है, ज्यादातर हमें यही देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ रेयर केसेस भी है। मैरिजेस के रूल हमने पढ़ लिया कि विद इन द ग्रुप प्रेफर किया जाता था, कौन कौन से टाइप के है वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज गोत्रा रूल्स फॉर वुमेन। वुमेन के लिए क्या रूल्स थे, राइट। तो यूजुअली जैसे आज भी होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको अपने फादर का जो गोत्र होता है उसको गिव अप करना होता है आफ्टर मैरिज, एंड वो अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। अब सेम गोत्र के विदिन आप शादी नहीं कर सकते हो। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, बिकॉज बहुत सारी डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप अपने सेम बहुत ही क्लोज गोत्र में शादी करते हो, राइट। बट समहाउ दिस हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ रिलीजियस रीजन, बट इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक रीजन रहा है ना। एंड क्योंकि उनको सिबलिंग्स भी माना जाता है तो इसीलिए सेम गोत्र के अंदर शादी प्रोहिबिटेड होती है। सेम ग्रुप में आप कर सकते हो लेकिन सेम गोत्र में नहीं होती है। नेक्स्ट है सातवनास एंड गोत्रा। अब क्या ऐसा जो हमको लिख दिया, जैसे ये हमें धर्मसूत्रा धर्मशास्त्रास में लिखी हुई है, जो इन ऑथर्स ने बेसिकली जिस टेक्स्ट को पढ़ा है या जहां से भी उन्होंने रेफरेंसेस लिया, वो कहते थे कि वुमेन्स को अपने फादर गोत्र को गिव अप कर देना है। लेकिन हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिले कि जो सातवाना क्वींस रही हैं उनके शादी के बाद भी दे यूज्ड टू कंटिन्यू विद देयर फादर्स गोत्र नेम, ठीक है। इसके अलावा एंडोगमी यानी विद इन द सेम ग्रुप को प्रोहिबिट किया जाता था कि सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमें सातवाना के अंदर ऐसे देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया या जो पढ़ दिया वही सेम होता था। एक्चुअल रियलिटी जो थी, ग्राउंड रियलिटी थी वो काफी डिफरेंट भी हमें देखने को मिली है। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिली है। इट इज करेक्ट दैट देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन, इट इज करेक्ट दैट बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हुई हैं हमारी पास्ट सेंचुरीज में जिसके अंदर फीमेल्स को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, बट दैट डजंट मीन कि हमारा रिलीजन उस चीज को प्रोहिबिट करता था। दैट हैज हैपेंड ओवर अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो घूंघट की प्रथा है, जो पर्दा प्रथा है, राइट, इट वाज ऑलवेज बीइंग सेड कि हिंदुइज्म में वो नहीं थी, राइट। इट वाज नेवर देयर इन आवर कल्चर। इट केम व्हेन मुगल्स केम, दे इन्वेडेड, सो टू प्रोटेक्ट द फीमेल्स वो पर्दा प्रथा आने लगी, राइट। बट आजकल लोग उसको कैसे कहते हैं कि ये तो पिछड़ी हुई संस्कृति है, राइट। फीमेल के राइट को दबाने के लिए हिंदुइज्म के अंदर ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता था, राइट। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमेशा याद रखनी है, हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है। बनाया किसने है? ब्रिटिशर्स ने बनाया है। उससे पहले हमारा एक डिफरेंट टाइप का एजुकेशनल सिस्टम होता था। तो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये कुछ इंग्लिश ऑथर या इंग्लिश राइटर्स रहे हैं जिन्होंने काफी हद तक चीजों को मोल्ड करके इस तरीके से लिखा है या इस तरीके से हमारे एजुकेशनल सिस्टम को बनाया गया है कि हम अपने ही जो हमारा कल्चर है, जो रिलीजन है, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करके ज्यादातर केसेस के अंदर प्रेजेंट किया गया है, राइट। जो आज के टाइम पे काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी है ना। तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एनीवे ऑफ द टॉपिक था। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, रोल ऑफ मदर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर जो डायनेस्टीज हमेशा बोला जाता है कि राजा का बेटा राजा बनता है। नहीं, सातवाना रूलर्स के अंदर जो राजा होते थे उनके जो नेम्स होते थे उसके अंदर उनकी मदर का निमोनियम आता था, जैसे कि राजा गौतमी पुत्र श्री, है ना। तो उनकी मदर का जो नेम है कि गौतमी पुत्र हैं वो भी आ रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं था जैसा हमें दिखाया जाता है, जैसा लिख दिया गया है कि धर्मसूत्रा में, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि फीमेल्स की कोई इज्जत नहीं होती थी, फीमेल्स को डिग्रेड करके रखा जाता था, फीमेल्स के कोई राइट्स नहीं होते थे। नहीं, एक्सेप्शंस वर देयर, राइट। विद टाइम हमने इन चीजों को इतना अडॉप्ट कर लिया है कि आज की सोसाइटी के अंदर हम तुम सब लोग कास्ट के अंदर बिलीव करते हैं, कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, राइट। हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, बट इट वॉज नेवर देयर इन आवर कल्चर. It was something which we as humans made it and we are perceiving it till today. कि आज तक हम उन सब चीजों को मान रहे हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन यहां से आता है कि आपको किनशिप स्ट्रक्चर बताना है, क्या इंपैक्ट रहा उसका सोशल रोल्स के ऊपर और इनहेरिटेंस के ऊपर. अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा कि किनशिप क्या है ना, कि फैमिलीज जो होती थी वो साथ में रिसोर्सेज शेयर करती थी, साथ में रिचुअल्स करती थी, राइट. यूजुअली हमें पेट्रियार्की देखने को मिली है. वुमेन्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो उनको अपने गोत्र को गिव अप कर देना पड़ता था, लेकिन देयर हैव बीन एक्सेप्शंस, है ना. ऐसा हमें देखने को मिला है कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनता था. प्रभावती गुप्ता जैसी फीमेल्स भी राजा बनी है ना, उनके पास भी पावर रही है. सातवनास का जो एग्जांपल हम दोनों केसेस में पढ़ के आए कि आउट ऑफ द ग्रुप, सॉरी विद इन द ग्रुप भी उन्होंने शादी की है, साथ के साथ उन्होंने अपने फादर के गोत्र को भी कंटिन्यू किया है. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू मेंशन डाउन. इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैरिजेस को भी आप इस आंसर के अंदर लिख सकते हो. क्वेश्चन कम आता है यहां से, लेकिन आ जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. ओके, ठीक है. अब कास्ट का टॉपिक आ गया, राइट. अगेन कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक.
तो कास्ट की अगर हम बात कर ले, बेसिकली एक हायरार्किकल सोशल सिस्टम है जो ना सिर्फ इंडियन सोसाइटी में है, आपको फॉरेन कंट्रीज में भी ये देखने को मिलता है, राइट। तो अगेन ये धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा के अंदर आउटलाइन किया गया है कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो डिवाइन ओरिजिन उनको प्लेस किया गया था, यानी सबसे टॉप पे उनको प्लेस किया गया था, है ना। एंड शूद्रास को या अनटचेबल्स को सबसे बॉटम पे प्लेस किया गया था। बेसिकली 4 हमें कैटेगरीज बना करके दी हुई है। ब्राह्मण जो बेसिकली स्टडी या टीच करते हैं वेदास को, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते हैं, राइट। सेकंड कैटेगरीज क्षत्रियास जो राजा होते हैं, जो वॉरफेयर में, युद्ध में, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों के अंदर होता है। थर्ड वन इज वैश्यास जो एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, ट्रेड के अंदर एंगेज होते हैं। फोर्थ कैटेगरी शूद्रास जो बेसिकली हायर तीनों ऊपर वाले वर्णास को सर्व करते हैं, राइट। अब लिखा गया है कि जो सोशल स्टेटस होता था कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, ये बर्थ के बेसिस पे डिटरमाइन होता था, आज भी होता है, राइट। जिस ग्रुप में हम ब्राह्मण्स में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण्स कहलाते हैं, हम क्षत्रिय में पैदा हुए तो हम क्षत्रिय कहलाते हैं, राइट। दिस स्टिल हैपेंस, है ना। बट क्या ये हमारे रिलीजन में था, क्या ये हमारे कल्चर में था, हिंदुइज्म में था? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले बेसिकली यही हुआ था कि 4 जो ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल एक टीचर है, जो टीच कर रहा है उसको टीचर बोलते हैं, जो लोगों को ट्रीट कर रहा है उसको डॉक्टर बोलते हैं, जो खेती कर रहा है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट, उसको फार्मर बोलते हैं। वो किस बेसिस पे डिसाइड हुआ कि आप काम क्या कर रहे हो? तो पहले हुआ यही था कि काम के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज बना दी गई थी। इट डजंट मैटर कि आप उसमें बॉर्न हुए तो आपको वही करना पड़ेगा, आप कोई दूसरा ऑक्यूपेशन भी पिक कर सकते थे। लेकिन विद टाइम वी एज ह्यूमंस मेड दिस एज ए यूनिवर्सल लॉ कि अब ये जो डिवीजन होगा ये बर्थ के बेसिस पे डिवाइड होगा, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा और वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, राइट। तो ये सब होने लगा विद टाइम, ग्रेजुअली, राइट। इट वॉज नॉट रिलीजन मेड, इट वॉज मैन मेड। हम लोगों ने बनाया और हम आज तक इसको परसीव करके चलते हैं, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन क्षत्रिय किंग्स। अब हमें बोला गया है कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मण्स ही वेद पढ़ेंगे। नहीं, हमने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें शूद्रास ने भी वेद पढ़े हैं। कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस के अंदर नॉन क्षत्रिय किंग्स भी हमें देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल सातवाहन जो थे उनको माना जाता है कि वो ब्राह्मण होते थे, राइट, एंड वो भी राजा बने हैं। दूसरा मौर्य की अगर हम बात करते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो डिबेटेड है। काफी लोग बोलते हैं कि ये भी अगेन ये लोअर कास्ट से बोर्न थे। सॉरी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बताया कि ये क्षत्रिय थे, लेकिन काफी सारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने बताया कि ये लोग लो बोर्न थे, शूद्रास कैटेगरी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट शुगनास एंड कंसवास जो मौर्य के सक्सेसर रहे हैं वो भी ब्राह्मण्स थे, बट स्टिल दे बिकेम द किंग, राइट। नेक्स्ट है शाकाज की अगर हम बात करते हैं, ये मलच्छास थे, यानी ये भी लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन स्टिल ये लोग राजा बने हैं, राइट। तो अगेन वही पॉइंट आता है कि जो लिख दिया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, राइट। देयर हैव बीन एक्सेप्शंस एंड विद टाइम जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से हम कास्ट को आज के टाइम पे देखते हैं, इट इज बीइंग मेड एंड परसीव्ड बाय अस ओनली। ये किसी किताब में, ये किसी शास्त्र में, ये किसी कल्चर में या ये किसी रिलीजन में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। जो हम कास्ट की बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं, वो हमारे पास 4 वर्ण फिक्स थे, विच वर ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय एंड वैश्वा। लेकिन इसके पैरेलली कुछ जातीज होती है जो काउंटलेस होती है, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, राइट। बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स आने लगे थे। अगेन उनको वर्ण में फिट नहीं किया जा सकता था, तो बहुत सारी अलग अलग नाम से जातियां बनने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे उनको निषादास बोल देते थे। जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, जैसे आपके गोल्डस्मिथ हो गए सुनार, है ना, ब्लैकस्मिथ हो गए आपके लोहार, तो ऐसी कैटेगरीज बना दी गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, राइट। अब जो सेम ऑक्यूपेशन के लोग होते थे वो गिल्ड्स बनाने लगे, यानी श्रेणीज बनाने लगे, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो गोल्डस्मिथ है वो साथ में काम करने लगे कि हम साथ में ट्रेड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो कोई दूसरे ग्रुप है जो ब्लैक स्मिथ है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, राइट। तो ये साथ में मिलकर के कॉपरेट करते थे, इन्होंने अपनी गिल्ड्स बना ली, अपने ग्रुप्स बना लिए और एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को फंड करने लगे। तो हमें सोशल मोबिलिटी भी धीरे धीरे बनती हुई सोसाइटी में देखने को मिल रही है कि लोग आ रहे हैं जो अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन को अब अपना रहे हैं और उसमें ट्रेड कर रहे हैं। उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, उसके अंदर ग्रुप्स बन रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग रूल्स बन रहे हैं, उसमें नॉर्म्स लिखी जा रही हैं, उसमें रूल्स लिखे जा रहे हैं, उसमें राइट्स लिखे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सोसाइटी अच्छे खासे तरीके से डेवलप हो रही होती हमें दिखने लगती है, राइट। नेक्स्ट है बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन। अब कुछ जो ग्रुप्स थे, जरूरी नहीं था कि जो ब्राह्मण्स ने लिख दिया, ऐसे बोला जाता है कि ब्राह्मण्स ही सारे रूल रेगुलेशंस लिखते थे, उसी के अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी फंक्शन होती थी। ऐसा नहीं होता था भैया। बहुत सारे नॉन ब्राह्मणिकल कस्टम्स भी थे जो लोग उनके लॉज को या उनके रूल रेगुलेशंस को नहीं मानते थे, जिनको निषादास या फिर नॉमेड्स बोला जाता था। मेलछास थे, वो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस को बोलते थे, उनको आउटसाइडर कंसीडर किया जाता था। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते रहता था इन ग्रुप्स में और ब्राह्मणिकल ग्रुप्स में, राइट। तो यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं
सेम हेडिंग है, बियॉन्ड द फोर वर्नास, सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, तो अनटचेबिलिटी अब धीरे धीरे हमें देखने को मिलती है कि इस स्पैन ऑफ टाइम तक सोसाइटी के अंदर आ गई थी जो आज तक एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है, चंडालास का एग्जांपल दिया गया है। दिस वाज वन ग्रुप वन जाति जिसको अनटचेबल या बहुत लोअर क्लास से कंसिडर किया जाता था। तो ये क्या करते थे, ये जो पोल्यूटिंग टास्क होते थे, साफ सफाई, कचरा उठाना, ये सब काम करते थे। मेन विलेज के अंदर इनको रहने अलाउड नहीं किया जाता था, ये विलेज के बाहर रहते थे। जो लोगों के थ्रू, जो गांव में लोग रहते थे जिन्होंने यूटेंसिल्स को डिस्कार्ड कर दिया है, उनको ये लोग यूज करते थे। ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे आयरन ऑर्नामेंट्स के साथ। ये विलेजेस के अंदर वॉक नहीं कर सकते थे रात के समय पे, राइट। और इसके अलावा ये क्या करते थे, जो लोग मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके कोई रिलेटिव नहीं है, उनकी बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने का काम भी करते थे, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशंस अगेन हमें खुद के भी बहुत सारे जो टेक्स्ट रहे हैं पुराने, उनमें भी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और जो पिलग्रिमेज आए थे, है ना, बाहर से, जैसे चाइनीज पिलग्रिमेज आए थे, फाजियान आए थे, उन्होंने मेंशन किया था अपने रिकॉर्ड्स के अंदर कि जो अनटचेबल्स होते थे, अगर वो किसी गांव में आते थे तो बेसिकली दे यूज्ड टू क्लैप देयर हेड्स, ताली बजा के आते थे, सो दैट लोग समझ जाए कि अनटचेबल्स आ गए, वो उनको देखते तक नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा जुआंग जूंग ने नोट किया है कि इन लोगों को स्कैवेंजिंग या एग्जीक्यूशंस वाले काम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। तो अगेन डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, आई डू अग्री विद द पॉइंट, बट इट वाज नॉट बीइंग रिटन इन आवर कल्चर। हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा गया था, राइट। जिस तरीके से डिग्रेड करके हमें पढ़ाया जाता है दैट हिंदुइज्म इज बैकवर्ड, उसके अंदर तो अनटचेबिलिटी थी, नहीं, उसमें नहीं थी। हम लोगों ने बनाई है अनटचेबिलिटी, हम लोगों ने बनाया ये कास्टिज्म, हम लोगों ने वुमेन्स का जो स्टेटस था वो डिग्रेड किया है। ये हमारे कल्चर्स में नहीं था। हमारे कल्चर्स के अंदर हर इंसान को, हर व्यक्ति को, डिस्पाइट द फैक्ट वो कैसा है, उसका जन्म किस ग्रुप में हुआ है, वो मेल है, फीमेल है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। इट वाज कि जब हमारे ऊपर इन्वेजन हुआ, पहले मुगल इन्वेजन हुआ, फिर ब्रिटिशर्स का राज चला बहुत साल, कि वो जो सारी संस्कृति थी हमारी, वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि आपको डिफरेंस बताना है वर्ना और जाति के अंदर। वर्ना फिक्स्ड है, जाति आपकी बहुत सारी है। वर्नाज का आप 2-3 डिफरेंसेस बहुत इजीली वहां से लिख सकते हो, उसका डिवीजन लिख सकते हो, जाति के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं आप वो सब लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमी। कास्ट का और इकोनॉमी अगर टर्म आ गया है तो इकोनॉमी से यहाँ पे बात हो रही है गिल्ड्स के बारे में जो हम पढ़ के आए हैं, राइट। कि जो स्मॉल ऑक्यूपेशन के ग्रुप्स थे, जातीज थी, उन्होंने अपने खुद के गिल्ड्स बना ली थी, जो अपने रूल रेगुलेशंस बनाते थे, साथ में ट्रेड करने लगे थे। इसके अलावा जितना भी हमने कास्ट के बारे में पढ़ा है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो पहला टॉपिक आता है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो अब इसमें मनुस्मृति का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि जो पेरेंटल इस्टेट होता था, जो माँ बाप होते थे अपनी जो प्रॉपर्टी या जो कुछ भी उनके पास होता था उसको अपने बेटों के अंदर डिवाइड कर देते थे। जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको थोड़ा ज्यादा शेयर मिलता था और वुमेन्स का क्लेम नहीं होता था प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, जो आज भी नहीं है, राइट। बट दिस इजंट रिटन इन आवर शास्त्र, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, हिंदुइज्म में नहीं था। इट वॉज, दीज वर द रूल्स विच वर मेड ओवर टाइम, राइट, एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग देम। ओके, अब वुमेन जो थी वो स्त्री धन रख सकती थी, जो भी उसे वेडिंग में गिफ्ट मिलते थे, एंड वो अपनी हस्बैंड की विश के बिना अपने बच्चों को उसको दे सकती थी। उसे जो करना था अपने स्त्री धन का वो कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट थी वुमेन्स को कॉशियस रखा गया था कि अपनी कोई भी उन्हें प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल एसेट उनको होल्ड करके नहीं रखना है विदाउट हस्बैंड्स कंसेंट और विदाउट हस्बैंड्स परमिशन, ठीक है। इसके अलावा अब हमें अगेन दूसरे, अगर हमें इसके कॉन्ट्रास्ट में एग्जांपल्स देखने को मिले कि प्रभावती गुप्ता जो कि सातवाना या फिर शाका रूलर्स में होती थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बिकॉज नेम्स दोनों सिमिलर है, तो वहां पे एक रानी होती थी जिसने काफी समय तक साम्राज्य को संभाला है, राइट। तो हमें देखने को मिलता है कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आएंगे लैंड ग्रांट्स उन्होंने किए थे, राइट। तो काफी हद तक लैंड को, केटल्स को कंट्रोल करके रखती थी, विच शोज एक्सेप्शंस टू द फैक्ट रिटन अबव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ना एंड वेल्थ एक्सेस। तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं दे लिंक वेल्थ एक्सेस टू वर्ना। तो आइडियली ब्राह्मणा और क्षत्रियास जो होते थे वो वेल्थिएस्ट होते थे, लेकिन हमें एक्सेप्शंस देखने को मिले कि बहुत सारे ब्राह्मण्स होते थे जो बहुत गरीब होते थे, राइट। अर्ली बुद्धिज्म भी ये प्रमोट करता है कि जो सोशल स्टेटस है वो बर्थ के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता था, वो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होता था, राइट। कि अगर आपके अंदर गुण है, आप वेद शास्त्र पढ़ सकते हो तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, आप लड़ सकते हो तो आप क्षत्रिय बन सकते हो, आप खेती कर सकते हो तो आप वैश्य बन सकते हो, राइट। बट विद टाइम दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको आइडियल बताना है पेट्रिलिनी का, जो हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ के आए थे, प्लस में आपको जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी में जो भी हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े वो लिखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियोज शेयरिंग वेल्थ। अच्छा, ओके, और लैंड ग्रांट वाला आई थिंक यहाँ पे है,
ओके, तो बेसिकली 2000 साल पहले तमिलक्कम जो थे, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड होने लगता है, आपको साउथ के अंदर कुछ स्मॉल चीफडम्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, है ना, चेराज, पांड्याज, चोलाज, ये सब, राइट। तो अब जो चीफ्स होते थे यहाँ पे बेसिकली हमें यही देखने को मिला है, तो जो चीफ्स होते थे वो पॉइट्स को या बार्ड्स को सपोर्ट करते थे, जो उनकी तारीफें करते थे, राइट। तो बेसिकली हमें टेक्स्ट बहुत सारे मिले, लेकिन उन टेक्स्ट पे हम कितना बिलीव कर सकते हैं हमें नहीं पता, राइट। संगम टेक्स्ट दिखाता है कि बहुत सारे जो साउथ इंडिया में हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिले, संगम टेक्स्ट जिनको बोला जाता है, वो दिखाता है कि डिफरेंसेस थे रिच और पुअर के अंदर, सोसाइटियल स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ हमें वहां से देखने को मिला है। बट डिस्पाइट दिस दोज विद रिसोर्सेज वर एक्सपेक्टेड टू शेयर देयर वेल्थ। यही होता था कि अगर आपके पास बहुत सारी वेल्थ है तो आप शेयर कर दो, कुछ लोग ब्राह्मणों को दान कर देते थे, कुछ लोग गरीबों में बांट देते थे, राइट। सो शेयरिंग वेल्थ बेसिकली इंपॉर्टेंट माना जाता था कम्युनिटी वेलफेयर के लिए और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी। राजा लोग बहुत सारी लैंड्स को दान करते थे एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर हम इसी टाइम पे धीरे धीरे बुद्धिज्म भी एग्जिस्टेंस में आने लगा था, राइट। तो बुद्धिज्म के अगर हम पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि उनका क्या व्यू पॉइंट था सोशल इनइक्वालिटीज को लेकर के, राइट। तो सुत्ता पिटिका करके उनका एक टेक्स्ट है ना, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो बहुत शांति से रहते थे, राइट। उन्हें जितना चाहिए होता था उतना नेचर से ले लेते थे, हवा, पानी, जो फल फ्रूट चाहिए वो सब ले लेते थे, है ना। एंड बट धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान की ग्रीड बढ़ने लगी, राइट, अब ये हो गया कि हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, राइट, उसमें हमें कोई भी राजा के एविडेंस देखने को नहीं मिले हैं कि हमें सभी इक्वालिटी देखने को मिलती थी। लेकिन उसके बाद लेटर वैदिक फेज आ गया, ऋग्वैदिक फेज आ गया, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, है ना। फिर धीरे धीरे लोगों की ग्रीड बढ़ने लगती है और उनको रियलाइज होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, कि यहाँ पे एक ग्रुप बन गया तो यार हम अपना एक राजा बना लेते हैं, हम अपना एक लीडर बना लेते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया हम अपना एक लीडर बना लेते हैं। फिर आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती थी, सेम इन केस ऑफ महाजनपद जब एग्जिस्टेंस में आने लगे ऐसे ही चलता था, राइट। अब ये जो लीडर अपॉइंट होता था इसका नाम दिया जाता था महासमता। ये होता था कि बहुत बड़ा ग्रुप बन गया तो हम किसी बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे। महासमता यानी लोगों ने खुद मिलकर के उसको इलेक्ट किया है, राइट। अब इनका कर्तव्य ये होता था कि जो भी गलत करेगा उसको ये पनिश करेंगे, एंड बदले में ये लोग, चूंकि ये इनकी सेफ्टी मेंटेन करके रखेगा, ये जो महासमता होता था, बदले में वो कुछ रिसोर्सेज इनको दे देते थे, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे किंग का कॉन्सेप्ट आया है, यानी किंग का कॉन्सेप्ट था नहीं, किंग का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, राइट। इट वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस विद, अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं कि अगर अनाज है तो अनाज दे दिया, सब्जी है तो सब्जी दे दी, जो कुछ है, तो इट वाज टेकन एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, है ना। विद टाइम यही होने लगा था कि धीरे धीरे जब और रूलर्स आने लगते हैं तो वो लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करने लगते हैं, राइट, किंग की सर्विस के लिए, कि अगर मैं इतने बड़े साम्राज्य को संभालूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेफ्टी के लिए वो करूंगा, तो आपको ऑब्वियसली मुझे रिटर्न में कुछ देना होगा, राइट। तो ये जो मिथ है, ये जो पूरी स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि ये जो ह्यूमन एजेंसी है ना, इसी ने बनाया है इस सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को। ये मैन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है, राइट। ये किसी रिलीजन नहीं है, किसी ने भी नहीं बनाया, ये धीरे धीरे लोगों ने खुद ही बनाया है ये सारा जो सिस्टम है, राइट। तो उनका आइडिया यही था कि ये जो सोशल ऑर्डर है ये नेचुरल नहीं है, ना ही ये फिक्स है, ये लोगों ने खुद ही बनाया है, क्रिएट किया है, एंड इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमने अच्छा कुछ नहीं सीखा, हमने बुरा सीखा, हमने कास्टिज्म को बिल्कुल ऐसे इंग्रीड कर लिया अपने अंदर कि जो चीज ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होती थी आज के टाइम पे, आज तक वो बर्थ के बेसिस पे चलती है। जितनी खराब चीजें थी वो सब हमने अडॉप्ट कर ली, बट हमने कुछ भी अच्छा अडॉप्ट नहीं किया, अच्छे को तो हम भूलते जा रहे हैं। ह्यूमन है ही गधा, ठीक है। तो एनीवेज यही चलता है। बट बुद्धिस्ट का जो व्यू पॉइंट था ये कंप्लीटली सही था कि ह्यूमन शांति से रह रहे थे, लेकिन फिर उनको एक चुल होती है कि हमें अपना एक राजा बनाना चाहिए। फिर राजा बना करके धीरे धीरे टैक्सेस सिस्टम आने लगता है, आपका एक सोशल सिस्टम बनता है कि वो सोसाइटी के अंदर एक लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, रोल्स डिवाइड हो जाते हैं, जेंडर्ड रोल्स की, मेल्स ये करेंगे, फीमेल्स ये करेगी, ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, फिर जिनको बहुत ही अंधे तरीके से परसीव करा दिया जाता है हमारे अंदर कि ऐसे ही चलेगी सोसाइटी। धीरे धीरे एक इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है, लोगों की ग्रिड और बढ़ते जाती है, और कन्फ्लिक्ट्स होते जाते हैं, सोसाइटी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, राइट। अच्छा खासा जंगल में रहते थे मनुष्य, क्या हमने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की सोच ली और आज के टाइम पे ये हालात है, इतना पल्यूट कर दिया हमने सारी चीजों को। बट एनीवेज इट इज व्हाट इट इज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस इन महाभारत। तो पहला है लैंग्वेज एंड कंटेंट। अब जो महाभारत, अगेन महाभारत पे आ गए हम दोबारा से, क्योंकि इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो संस्कृत थी महाभारत की वो काफी इजी थी देन द वेद्स, है ना। हमें वेद भी मिले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो भी हमारे 3-4 वेद्स होते थे, तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो काफी सिंपलर थी कंपेयर टू द वेद्स, ठीक है।
अब जो कंटेंट था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था मेजरली। एक था नैरेटिव, जो स्टोरी हमने पढ़ा ना कि जो उनके रथ सारथी थे, राइट, वो उन स्टोरीज को सुन के आए थे, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन बताई गई थी। फिर कुछ 500 BC में ब्राह्मण्स ने या जो भी लोग थे उन्होंने डिसाइड किया यार इसको लिखते हैं, ठीक है। बीच बीच में क्या है, डायक्टिक सेशंस है ना। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सारा सेक्शन है जिसके अंदर वो अर्जुना को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं, राइट। तो यही माना जाता है कि काफी बार ये दोनों कैटेगरीज ऑल्दो ओवरलैप भी करती थी, लेकिन दो तरीके का कंटेंट हमें देखने को मिला है। एक है नैरेटिव जो स्टोरी टेलिंग है, और एक है डायक्टिक जिसके अंदर सोशल इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो जो स्टोरी है वो सेंट्रल है विद डायक्टिक पार्ट्स। काफी लोग बोलते हैं कि जो डायक्टिक पार्ट्स है बाद में ऐड किए गए थे, ठीक है। तो यही है कि लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ महाभारत के अंदर आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑथर एंड डेट। अब ऑथर के ऊपर बहुत सारे वो हैं, डिबेट्स हैं कि एक्चुअली में महाभारत किसने लिखी। हमने देखा कि 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, 1200 तो वो थी जो मिल गई, इसके अलावा और कितनी होंगी, है ना। तो विद टाइम बहुत सारे लोगों ने लिखा है, किसी एक सिंगल इंसान ने इसको नहीं लिखा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि पहली जो महाभारत थी वो सेज व्यास ने लिखी थी, ठीक है। और सेज व्यास ने डिक्टेट की थी और लिखी किसने थी, भगवान श्री गणेश जी ने लिखी थी, ठीक है। एक हमारा कार्टून भी है, मैं लगाना भूल गई हूं शायद, बट कार्टून भी है हमारी उसके अंदर, सॉरी एक इमेज भी है, राइट। तो जो ओरिजिनल स्टोरी है वो यही बोला जाता है कि जो सूताज उनके साथ जाते थे, जो चैरेट या बार्ड्स होते थे, उन्होंने ऑरली उस सारी स्टोरी को कन्वे किया है जनरेशन टू जनरेशन। और अराउंड 5th सेंचुरी BC के अराउंड ब्राह्मण्स ने इस टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट किया था, है ना। और बिटवीन बोला जाता है कि 200 to 400 CE के अंदर ये जो डायक्टिक सेक्शन है इनको ऐड किया गया था, राइट। अब जो टेक्स्ट पहले कुछ 10,000 वर्सेस का होता था वो 1 लाख वर्सेस का हो गया था। एंड ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट किया जाता है कि सेज व्यासा ने ही इसको लिखवाया था, मतलब गणेश जी ने लिखा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, है ना। अब काफी लोगों ने तो उसको जो भी कुछ है, रामायण को काफी लोग बिलीव नहीं करते हैं, उसको बता देते हैं कि ये तो एक काल्पनिक कहानी है, कैसे माने, है ना। तो सेम इन द केस ऑफ महाभारत काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हुआ भी था, क्या लोग इतने पावरफुल थे। हमने जो कौरवास और पांडवास के बारे में पढ़ा, कि जो इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा, कर्ण के बारे में पढ़ा, कि क्या उनके पास इतनी शक्तियां होती थी, क्या ऐसा एक सिस्टम या ऐसा एक सोसाइटी, ऐसी एक हिस्ट्री एग्जिस्ट भी करती थी, राइट। तो अगेन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट हमें बहुत सारी साइट्स मिली है, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र, जहां पे ये जो युद्ध हुआ था, आज तक वहां की सॉइल रेड है बहुत सारे एरियाज पे। जो ये जो चक्रव्यूह बनाया था, है ना, उसके लिए अभिमन्यु के लिए कर्ण ने, वो हमें पूरा का पूरा बना हुआ मिला है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है। तो सिमिलरली 1951-52 के अराउंड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, उन्होंने हस्तिनापुर, जो मेरठ के अंदर एक साइट है, जो अगेन वही सेम नेम है जो हमारी महाभारत के अंदर है, राइट, उसको एक्सकेवेट करना स्टार्ट किया था। तो वहां पे बहुत सारा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है ना। गोल यही था कि जो साइट वहां पे मेंशन है महाभारत में, क्या वो एग्जिस्ट करती है। तो नाम भी सेम था, कुरु किंगडम जहाँ पे एग्जिस्ट करता था, लोकेशन भी सेम थी, राइट। तो धीरे धीरे हमें बहुत सारे यहाँ पे मिले हैं फाइंडिंग्स के अंदर। हमें मड ब्रिक के हाउसेस मिले हैं, रीड की वॉल्स मिली हैं, बहुत सारे सूखे जार्स मिले हैं, ब्रिक ट्रेन्स मिले हैं, टेराकोटा रिंग वेल्स मिले हैं, ETC। लोगों का काम है क्वेश्चन करना हिस्ट्री को, वो तो करते रहते हैं, ठीक है। बट या दैट्स इट। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है अ डायनेमिक टेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ महाभारत। तो महाभारत केप्ट ऑन चेंजिंग, राइट। कभी किसी ने लिखी, कभी किसी ने लिखी, कभी किसी ने लिखी, बहुत सारे इसके संस्कृत वर्जन्स बने हैं, ठीक है। ओवर टाइम इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है बाय डिफरेंट कम्युनिटीज एंड राइटर्स, अपने अपने खुद के वर्जन्स के अकॉर्डिंगली। लोकल जो स्टोरीज हैं वो धीरे धीरे ऐड होती रहती है, क्योंकि साउथ में आपको कुछ और सुनने को मिलेगा, नॉर्थ में आपको कुछ और सुनने को मिलेगा, वेस्ट में, ईस्ट में, अलग अलग स्टोरीज भी हमें इस एपिक में ऐड होती घटती बढ़ती देखने को मिली है। लेकिन जो मेन स्टोरी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर में बताई गई है, बट द स्टोरी वो सेम। दो ग्रुप थे, कजिन ग्रुप थे, जिनके अंदर राइवलरी थी, और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, राइट। तो जो सीन्स हैं महाभारत के वो अपीयर हमें, और बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, राइट, बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं, बहुत सारे प्लेज आज तक होते हैं महाभारत के ऊपर, डांस होते हैं, या बहुत डिफरेंट तरीके से उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अलग अलग कल्चर्स के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है, राइट। सो दैट वाज द चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर मेजरली हमने 3 ही टॉपिक थे हमारे। किनशिप, पहले हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, राइट, सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि पेट्रियार्की होती थी, है ना, मैरिज के क्या रूल्स होते थे, वुमेन्स के क्या राइट होते थे, उनका अपना गोत्र गिव अप कर देना पड़ता था, राइट। जेंडर्ड एक्सेस को हमने पढ़ लिया, दैट वाज ऑल इन किनशिप। उसके बाद किनशिप कास्ट के अंदर हमने पढ़ लिया कि 4 वर्ण थे, बहुत सारी जाति होती थी, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर हमने काफी हद तक समझने की कोशिश कर ली, ठीक है। क्लास भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट था। फिर हमने महाभारत वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम दिस,
उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि अच्छा कैसे कैसे लिखी गई, कैसे उसके क्रिटिकल एडिशन को बनाया गया, लैंग्वेज और कंटेंट को हमने पढ़ा, हमें क्या क्या की फाइंडिंग्स मिली है, कब उसकी आर्कियोलॉजी स्टार्ट हुई थी, वीएस सुताकर का क्या रोल था, है ना। ये जो डेट्स हैं कि आर्कियोलॉजी, ये जो फाइंडिंग्स थी कब स्टार्ट हुई, 1951 टू 52, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने की? बीबी लाल ने की। वीएस सुतनाकर ने 1919 के अंदर क्रिटिकल एडिशन का फाइनल वर्जन हमको दिया था। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के अंदर स्पेशली आ रही होती है, राइट। बट मेजर जो आपका टॉपिक था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ नहीं पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल श्योरली ट्राई वर्किंग ऑन इट। साथ के साथ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।